application of Fourier series. हाँ, तो फाइनली फूरियर सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म आया था क्या? ए नॉट प्लस सिग्मा ए आर साइन आर ओमेगा टी प्लस सिग्मा बी आर कॉस आर ओमेगा टी, आर बराबर 1 to इंफिनिटी। ये था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। और इसमें ए नॉट का एक्सप्रेशन था 1/t इंटीग्रल 0 to t y dt, ए नॉट का एक्सप्रेशन। और ए आर का एक्सप्रेशन था 2/t इंटीग्रल 0 to t y साइन आर ओमेगा टी dt। और बी आर का एक्सप्रेशन था 2/t इंटीग्रल 0 to t y cos r ओमेगा टी dt। इसको फूरियर कोएफिशिएंट बोले थे, ए नॉट ए आर एंड बी आर को फूरियर कोएफिशिएंट। तो ये फूरियर सीरीज था और ये ए नॉट ए आर बी आर को फूरियर कोएफिशिएंट, जिसका ये एक्सप्रेशन है। तो दो फेमस एप्लीकेशन है फूरियर सीरीज का। वो क्या क्या है दो फेमस एप्लीकेशन? वो क्वेश्चन लिखिए। डिफाइन ए स्क्वायर वेव एंड फाइंड इट्स फूरियर सीरीज। एंड फाइंड इट्स फूरियर सीरीज। स्क्वायर वेव क्या होता है, इसको डिफाइन करना और इसका फूरियर सीरीज फाइंड करना। ये सब तो किए हुए हैं, लेकिन इसको रख लो। ये फूरियर सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म और ये तीन फूरियर कोएफिशिएंट ए नॉट ए आर बी आर, उसको फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन। आप कोई बुक देखोगे तो आपको इसमें चेंजिंग नजर आएगा, आ सकता है चेंजिंग। हम लोग साइन आर ओमेगा टी के पीछे ए आर लिखा और कॉस आर ओमेगा टी के पीछे बी आर। कोई बुक है जो कॉस आर ओमेगा टी के पीछे वाले को ए आर, साइन आर ओमेगा टी वाले को बी आर ऐसे डिनोट करता है। उससे रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा आपको। चलो देखो, ये स्क्वायर वेव क्या होता है और इसका फूरियर सीरीज फॉर्म करना। देखो, ए वेव डिफाइंड बाय y equal to c for t greater than equal to 0, उससे greater than t/2, and y equal to 0 for t greater than equal to t/2, उससे greater than equal to t, is called a square wave। देखिए, ये एक फंक्शन है जो डिफाइन है 0 to कैपिटल T इंटरवल के लिए। ये एक फंक्शन डिफाइन है ना, जिसमें हाफ टाइम पीरियड वाला इंटरवल में y बराबर c है और नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में y का वैल्यू 0 है। ठीक है, यानी फंक्शन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या? पीस वाइज, यानी इस इंटरवल में ऑलवेज वाई सी है, इस इंटरवल के लिए तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ है ना। लेकिन इस इंटरवल के लिए ऑलवेज वाई 0 है, तो इस इंटरवल में भी वो कंटिन्यूअस फंक्शन है।
लेकिन t/2 के पास क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन चेंज हो जा रहा है, समझे, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है इस टाइम पर। इस फंक्शन को, ये एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ, क्या हुआ, पीरियोडिक, इट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन। तो जरूरी नहीं है पीरियोडिक फंक्शन, ओनली साइन कॉस फंक्शन को ही पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। अलजेब्राइक फंक्शन है ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। और फिर इसके बाद सुनो, इसके बाद वाला जो टाइम के लिए फिर यही सब रिपीट होगा। फिर कैपिटल टी से 3t/2 जाएंगे तो फिर yc आएगा, और 3t/2 से फिर 2t पर जाएंगे तो फिर y क्या हो जाएगा, 0। यानी हम लोग ओनली 0 to t के लिए दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आगे नहीं जा सकते हो आप, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस फंक्शन का। इस लाइन पर t रखोगे, इस लाइन पर y, तो y बराबर c फॉर 0 to t/2, मान लो ये टाइम है t/2, तो इस इंटरवल में y का वैल्यू है c, और t/2 से कैपिटल T टाइम में y बराबर क्या है, 0, ठीक है, समझे ना। t बराबर 0 to t/2 में y का वैल्यू कितना, c, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब फिर t/2 to t में y का वैल्यू 0। अब आगे ऐसे ही कंटिन्यू होगा, फिर आगे ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। दैट इज, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है ना। जरूरी नहीं है साइन कॉस फंक्शन ही पीरियोडिक होगा, अलजेब्राइक फंक्शन भी पीरियोडिक हो सकता है। इस तरह का जो शेप बना, ये भी एक वेव का ही शेप है। जरूरी, देखो आप पहले से जो वेव जानते हो ना, उसका ग्राफ लोग ऐसे लेता था, साइन कॉस के फंक्शन में लेते थे वेव का। इसको साइन वेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइन वेव। ग्राफ यदि ऐसे लेते हो, ये कोसाइन वेव, जिस वेव का ग्राफ ऐसा होगा, साइन वेव ग्राफ ऐसा होगा, कोसाइन वेव। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज वेव का शेप ऐसा ही होगा, ऐसा भी होगा तो उसको भी कोई भी पीरियोडिक फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। जरूरी नहीं हो पीरियोडिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक के हो, साइन कॉस में हो, अलजेब्रिक भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग वेव फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हम लोग, इसका नाम है वेव फॉर्म। और इस तरह, ये थोड़ा सही से लिखना, ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा। पीरियोडिक किस मायने में बोल रहे हैं, कि जैसा नेचर ग्राफ का t बराबर 0 पर है, वैसा ही नेचर फिर कहां एक्वायर किया, t टाइम पर नहीं, ये टाइम पीरियड हुआ 0 to t, तो इसलिए इसका नाम रखा गया स्क्वायर वेव, क्योंकि इस फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है, स्क्वायर शेप का। इस फंक्शन का ग्राफ स्क्वायर शेप का आ रहा है, इसलिए इस फंक्शन को क्या नाम रखे, स्क्वायर वेव। अभी आगे को देखना ट्रिएंगुलर वेव। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ा जाता है, हायर लेवल का इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें बहुत सारे वेव मिलता है, एक सिंगल वेव बनाता है। वो सिंगल वेव का जो ग्राफ प्राप्त होता है ना, इसी टाइप का होता है, इस टाइप का या ट्रिएंगल टाइप का, समझे। जरूरी नहीं है ऑलवेज बहुत सारे वेव मिला, बहुत सारे साइन वेव मिला तो फाइनली साइन वेव बनेगा, तो ग्राफ ऐसा ही होगा, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का बहुत सारा साइन वेव मिलेगा, तो फाइनल भी वेव जो बनेगा वो भी साइन वेव बनेगा, उसका भी फ्रीक्वेंसी वेव, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी का बहुत सारे वेव ओवरलैप करे तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा, जरूरी नहीं उसका ग्राफ ऐसा ही होगा। सबसे पहली बात, स्क्वायर वेव को डिफाइन करना था, तो ये ऐसा कोई वेव जिसका वेव फॉर्म स्क्वायर शेप का हो, उसको स्क्वायर वेव बोलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई वेव जिसका वेव फॉर्म
इसको वेव फॉर्म बोलते हैं इस ग्राफ को। द ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड वेव फॉर्म, ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड वेव फॉर्म। जिस वेव का वेव फॉर्म स्क्वायर शेप का होगा उसको स्क्वायर वेव, और हर ग्राफ के लिए एक फंक्शन डिफाइन होता है, जैसे हर फंक्शन के लिए एक ग्राफ होता है ना, तो हर ग्राफ के लिए भी क्या होगा, एक फंक्शन। तो पता करो कि इस ग्राफ से रिलेटेड कौन फंक्शन है, यानी कौन ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, तो वही ये फंक्शन है, समझे। तो मैथमेटिकली स्क्वायर वेव को इस फंक्शन से डिफाइन किया, क्योंकि इसका ग्राफ इस मॉडल का आता है। चलिए, इसके बाद मेन काम है हम लोग को करना, ऐसा है कि ये जो ग्राफ है वो क्लियरली एक साइन वेव का तो नहीं हो सकता, एक साइन फंक्शन का तो ये ग्राफ नहीं होगा, नहीं। अब ऐसा कौन कौन साइन फंक्शन है कि कॉस फंक्शन है जिसको ऐड करें तो ये ऐसा ग्राफ बने। मतलब ये देखो, बात ऐसा भी लिखना मत, ये जो ग्राफ है ना क्लियरली बहुत सारे साइन फंक्शन का सम जिसका फ्रीक्वेंसी एंगल इंटीजर मल्टीपल में हो, 1 ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा टी, इस मॉडल का बहुत सारे साइन फंक्शन ऐड होगा तब ऐसा बनेगा। और जरूरी नहीं है कि साइन 1 ओमेगा टी या साइन 2 हो सकता है 2 वाला नहीं हो, खाली ऑडे वाला हो, A1 वाला है, A3 वाला है यहाँ पर, फिर A5 वाला, इट में भी पॉसिबल कि इस सब को जोड़ेंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि साइन ए वाला हो, इट में भी पॉसिबल कि कॉस से बना हुआ हो, ये A1 कॉस ओमेगा टी प्लस A2 कॉस 2 ओमेगा टी, या हो सकता है साइनो वाला कुछ ऐड हुआ कुछ। अब समझ रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज, नहीं। हमको वही पता करना है कि ये ग्राफ किस किस फंक्शन के सम करने से एक फाइनल फंक्शन बना होगा, उसका ये ग्राफ बनता होगा। वो फंक्शन फाइंड करना है हम लोग को, वो सीरीज फाइंड करना है। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, उल्टा काम करना है आपको। ये ग्राफ इस फंक्शन का, ठीक है। अब यही ग्राफ बहुत सारे चाहते हैं, बहुत सारा साइन या कॉस फंक्शन के सम से आवे हम चाहते हैं, वही वो पता करें कि कौन कौन फंक्शन का सम करने से ये ग्राफ बनेगा। क्या साइन सब साइन फंक्शन का सम करने से बनेगा, कि कुछ साइन टर्म कुछ कॉस टर्म, यानी फूरियर सीरीज फाइंड करना। इसका क्या करना, इसका फूरियर सीरीज फाइंड करना, वो पता करना है। तो नाउ फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ दिस वेव। नाउ फाइंड फूरियर सीरीज। देखो, फूरियर सीरीज फाइंड करना कुछ नहीं करना, बस A नॉट AR एंड BR फाइंड कर लेना है आपको। यही तीनों फाइंड करने में जो टफ परेशानी होगा। उसके बाद तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा फूरियर सीरीज का, क्या, A नॉट प्लस सिग्मा AR साइन R ओमेगा टी प्लस वो BR। जरूरी नहीं है ये भी हो ये भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है, जरूरी ये तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज है। अब आपको आपका काम है A नॉट फाइंड करके यहां डाल दो, AR फाइंड करके और BR फाइंड करके डाल दो, वही उस फंक्शन का फूरियर सीरीज कहलाएगा। तो A नॉट AR और BR फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। तो टू फाइंड फूरियर सीरीज फर्स्ट वी फाइंड A नॉट AR एंड BR। लिख लो इसको, पहला क्वेश्चन है टू फाइंड फूरियर सीरीज
first we find A naught, AR and BR। तो पहला काम करने चलिए, टू फाइंड A naught। A naught फाइंड करने चलो। A naught का फॉर्मूला क्या डिफाइन किए थे? A naught अपने आप में पहले से कैसे डिफाइन है? 1/t इंटीग्रल ऑफ y dt 0 to कैपिटल T, ये था A naught फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने चले। देखिए एक बात यहां पर इंटीग्रेशन में हम लोग को जो y दिया हुआ है वो तो 0 to t में दिया हुआ है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी है। t 0 से t/2 के लिए अलग फंक्शन है और t/2 से t के लिए अलग फंक्शन है। तो हम लोग को क्या करना होगा? इस इंटीग्रेशन के लिमिट को तोड़ना होगा। इस इंटीग्रेशन के लिमिट को तोड़ना पड़ेगा आपको। कैसे? एक बार आप इंटीग्रेशन करोगे 0 to t/2 के लिए, तो यहां पर देखिए 0 to t के इस लिमिट को तोड़ना होगा, क्योंकि फंक्शन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है। तो t/2, 0 से t/2 में y का वैल्यू क्या है? c है। अब फिर t/2 से फिर t पर जाना है, उस इंटरवल में y का वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसको सॉल्व किया तो क्या मिल रहा है आप लोग को? 1/t, c यहां पर बाहर हो गया, सिंपली dt का इंटीग्रल 0 to t/2, इधर तो 0 हो गया, यानी c/t आया। सॉरी, ये c/t और इधर इंटीग्रेशन कर रहे हो dt का जो t/2, दैट इज c/2। ये हुआ A naught का वैल्यू। उतारिए। कोई भी फंक्शन का एज ए न्यूमेरिकल भी आपसे कोई फंक्शन दे दे और बोलेगा इसका फूरियर सीरीज फाइंड करो, तो आपको मेनली A naught, AR एंड BR फाइंड करके दे देना, अब फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज में उसको पुट कर देना। अभी देखो एक इसको कंप्लीट करके दिखा रहे क्या है, ये कैसे निकालना होता है कोई फंक्शन का फूरियर सीरीज। तो देखो ये था AR का एक्सप्रेशन, इसमें हम लोग लिमिट को तोड़ा 0 to t/2, इस लिमिट में y का वैल्यू c था। अब प्लस इस लिमिट में t/2 से t लिमिट में y क्या था? 0। तो वो तो 0 हो गया। इसको सॉल्व करने चलोगे 2c/t इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन r ओमेगा t dt 0 to t/2। उतारिए। AR फाइंड कर रहे हैं हम लोग। AR का ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, इसमें हम लोग चूंकि मेरा y अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन के लिमिट को तोड़ दिए और जिस इंटरवल में y था वो जो y था वो y डाला, ये मिला। अब इसको चलो सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2c/t और इसको साइन r ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस r ओमेगा t डिवाइडेड बाई r ओमेगा, और लिमिट पुट करेंगे 0 to t/2।
अच्छा t/2 का मतलब क्या, t/2 का मतलब π/ω, कितना, π/ω, क्योंकि कैपिटल T होता है कितना, 2π/ω। ये लिमिट समझना है आपको, ये हो जाएगा 2c माइनस 2c/t इंटू, अच्छा इस t की भी जगह क्या करो ना, इस t की भी जगह 2π/ω डाल दो, और यहां से ये माइनस बाहर आया, ये r ω भी बाहर कर लो, और अंदर में देखो क्या सब हो रहा है, एक बार ये cos r ω, और अपर लिमिट डालेंगे ना π/ω t की जगह, तो t की जगह π/ω अपर लिमिट डालो, फिर माइनस cos 0 t की जगह 0, ये हुआ। अब इसको चलिए सॉल्व करने, इधर मिटावे, यहां पर ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये यहां पर ओमेगा कैंसिल, दैट इज ये निकल के आ रहा है -c/r π इंटू यहां cos r π माइनस cos 0 तो 1 होता है, इस माइनस को अंदर में डाल दो, इस माइनस को अंदर में डालोगे तो ये c/r π इंटू 1 माइनस cos r π, उतारिए पहले इतना, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहां पर दो, ये ए आर के लिए एक्सप्रेशन आया है, ए आर के लिए आया ये c/r π इंटू 1 माइनस, अब यहां पर दो कंडीशंस अप्लाई होगा, क्या क्या दो आर पर दो कंडीशन, इफ आर इज ऑड एंड इफ आर इज इवन, इफ आर इज ऑड, आर को यदि ऑड रखोगे तो cos r π होता है -1, cos ऑड π -1, नहीं cos 3π -1, cos 1π -1, cos 5π -1, तो यदि r का वैल्यू ऑड होगा तो cos r π -1 होगा, और जब ये -1 हुआ तो वो माइनस और ये माइनस +2 आ जाएगा यहाँ, तो इस केस में ए आर का वैल्यू हो जाएगा 2c/r5, क्या ध्यान देना, ये ए आर वैलिड है किसके लिए, और आर बराबर ऑड के लिए वैलिड है, लेकिन यदि आर बराबर इवन डालोगे, इफ आर बराबर इवन, तो इवन आर के लिए cos r5 का वैल्यू 1 होता है, cos 2π 1 होता है ना, cos 4π 1, cos 6π 1, सब cos इवन पाई 1 होता है +1। अब ये सब्स्टिट्यूट कीजिएगा आप इसमें, तो 1 - 1 0, तो ए आर बराबर 0 आ जाएगा, ये फॉर इवन आर, उतारो, इसका मीनिंग क्या हुआ सर, का मीनिंग हुआ ए आर का वैल्यू और आर का वैल्यू ऑड पर ही एग्जिस्ट करेगा, ए आर का वैल्यू इवन पर ए आर नहीं होगा सीरीज में, जो फाइनल फूरियर सीरीज लिखने जाएंगे उसमें से खाली ऑड आर को सेलेक्ट कर, ऑड ए आर को सेलेक्ट करेंगे, इवन ए आर यानी A1 होगा, A3 होगा, A2 नहीं होगा, A2 वाला टर्म गायब कर देंगे फूरियर सीरीज। चले बी आर फाइंड करने, हो गया होगा, नाउ फाइंड बी आर, नाउ फाइंड बी आर, बी आर का ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या, 2/t इंटीग्रल 0 to t y cos r ओमेगा t dt। अब फिर लिमिट तोड़िए आप यहां पर, एक बार 0 to t/2 लोगे, इस इंटरवल में y का वैल्यू cos c है, 0 to t इंटरवल में y का वैल्यू c, और फिर t/2 से t/2 से t लिमिट में y का वैल्यू 0 है,
यानी ये आ रहा है 2c/t इंटीग्रल ऑफ cos r ओमेगा t dt 0 to t/2। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना, cos का इंटीग्रल sin r ओमेगा t डिवाइडेड बाय r ओमेगा लिमिट 0 to t/2, t/2 मीन्स पाई बाय ओमेगा। इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे 2c/t इंटू आर ओमेगा सबको बाहर, अब साइन आर ओमेगा और एक बार अपर लिमिट डालेंगे पाई बाय ओमेगा और एक बार लोअर लिमिट डालेंगे 0, ये कैंसिल, कोई जरूरी नहीं है ये 0 आ जाता है इसलिए नहीं डाल रहे आप। क्या देखो ये साइन आर पाई, क्योंकि साइन 0 तो 0, साइन 0 तो 0 हो जाता है, अब साइन आर पाई बचा। लेकिन आप याद करो साइन इवन पाई भी 0 होता है और साइन ऑड पाई भी 0 होता है। साइन कोई भी पाई हो, साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई सब क्या, सब 0। तो साइन आर पाई इज ऑलवेज 0 फॉर एनी आर। आर का वैल्यू कुछ भी हो, ऑड हो या इवन, साइन आर पाई ऑलवेज 0, यानी बी आर हमारा हमेशा 0। बी आर बराबर 0 फॉर ऑल आर। ऑल आर मतलब इवन एंड ऑड, ये निकला बी आर के लिए। ठीक है, अब चले हम लोग फूरियर सीरीज लिख रहे हैं। जब ए नॉट ए आर बी आर आ गया तो फूरियर सीरीज फॉर्म करें हम लोग। इसलिए फूरियर सीरीज जो हो जाएगा, सुनो यहां बी आर 0 आ रहा है ऑलवेज ऑल आर के लिए, यानी अपना फूरियर सीरीज में कॉस वाला सीरीज नहीं होगा, ओनली साइन सीरीज होगा। ऐसे देखिए फूरियर सीरीज ये था ए नॉट प्लस सिग्मा ए आर साइन आर ओमेगा टी, और बी आर तो 0 आ गया ना फॉर ऑल आर, समझे इसको ना। ए आर भी 0 है, ओनली इवन, इवन ए आर 0, ऑड आर के लिए ए आर एग्जिस्ट कर रहा है। चलो पुट करो, ये एक थोड़ा सा एगो और एक्सपेंशन कर ले। ये सिग्मा कहां से रन कर रहा है ना, 1 से इंफिनिटी ना, 0 से नहीं, 1 to इंफिनिटी जो ओरिजिनल था और एक्सप्रेशन फूरियर सीरीज का देख लेना। ए नॉट और इस सिग्मा को हटाते हैं हम, सिग्मा को हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये सब लिखेंगे A1 साइन 1 ओमेगा टी प्लस A2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस A3 साइन 3 ओमेगा टी 3, ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन ये तो 0 है, A2 नहीं, A2 कितना 0, AR 0 आया था ना R बराबर इवन पर, सिंपली A1 एग्जिस्ट करेगा, A3 A5। अब बताओ वो ए नॉट का वैल्यू कितना आया था, ए नॉट का, सॉरी ए नॉट का वैल्यू C/2 आया था। हाँ, A1 का वैल्यू कितना, अरे AR का जनरल फॉर्मूला जान रहे हो ना, 2C/R पाई, R बराबर डालो ना 1, 2C/पाई आएगा।
2c बाय पाई साइन ओमेगा टी प्लस a2 तो 0, वो फंक्शन a2 के लिए नहीं है, r बराबर इवन के लिए वो नहीं है, ऑड के लिए है। a2 तो 0, फिर a3 डालिए, 3 डालिएगा तो ये 2c बाय 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी एंड सो ऑन। ये बना फूरियर सीरीज उस स्क्वायर वेव का। आखिरी क्या क्या हुआ देखो, इसका भी कोई आदमी ग्राफ खींचेगा ना इस सीरीज का, तो वही ग्राफ आता है स्क्वायर शेप का। समझे बात को? ये इस फंक्शंस के समेशन से जो एगो फंक्शन बनेगा उसका भी ग्राफ कैसा बनेगा? स्क्वायर शेप का। तो देखो ऐसा है कि इसी को हम लोग शॉर्टली रिप्रेजेंट किया था y बराबर c एंड y बराबर 0। यानी ऐसा नहीं है कि क्योंकि उस देखो इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ है स्क्वायर शेप का, और उस अलजेब्रिक फंक्शन का भी ग्राफ स्क्वायर शेप का। तो लोग यही ढूंढना चाहा कि ऐसा कौन अलजेब्रिक फंक्शन है जिसका ग्राफ इसी के ग्राफ के बराबर हो, तो वो पता चला वही वो अलजेब्रिक फंक्शन है y बराबर c एंड y बराबर 0। ये एक शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन हुआ इस सीरीज का, इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये समझे? नहीं समझे बात? इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ये, इसका एक शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन ये अलजेब्रिक फॉर्म में किया। क्यों ऐसे? या ये बात कहां से देखते हुए? ग्राफ से देखते हुए। इसका भी ग्राफ जब ड्रॉ करने चला तो स्क्वायर मॉडल का आ रहा था, वो जो सेफ इस अलजेब्रिक फंक्शन का भी ग्राफ है। इसका आप बुक देखना, इसके लिए बुक वाले लोग क्या किया है उसको उस बात को बताते हैं। इसके लिए थोड़ा बुक देखना इस बात सर। कौन सा बुक में? वही वीडियो गुप्ता। हाँ जी मिल जाएगा। देखो सुनो, इसका ग्राफ ऑर्डर तुम्हारे यहाँ आया नहीं है। ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, इसका ग्राफ एग्जैक्टली तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं ना, नहीं संभव है, लगभग लोग करेगा। तो जब क्या किया ना, एगो साइन फंक्शन को इंक्लूड किया तो इसका ग्राफ चलो ऐसा आ रहा था। जब 2 साइन फंक्शन ले लिया, इसको भी ले लिया, तो उसका ग्राफ जो है ऐसा आ रहा था। जब एगो और इंक्लूड कर लिया तो उसका ग्राफ ऐसा आ रहा था। ये जो पीक पॉइंट है ना घटते जाएगा, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे ये ग्राफ का शार्पनेस बढ़ते जाता है, फ्लैटनेस घटते जाता है। ये तो पहले से भी जान सकते हो आप। साइन ओमेगा टी का ग्राफ और साइन 2 ओमेगा टी के ग्राफ में क्या डिफरेंसेज है? साइन ओमेगा टी का ग्राफ में फ्लैटनेस ज्यादा होगा और साइन 2 ओमेगा टी का ग्राफ का फ्लैटनेस, इसका फ्लैटनेस ज्यादा, इसका फ्लैटनेस कम। फ्रीक्वेंसी तो देखा गया कि फ्रीक्वेंसी जितना गुना बढ़ाओगे ग्राफ का शार्पनेस उतना ही बढ़ता है, ये फ्लैटनेस घटता है। ये समझे? यही हो रहा है, यही चीज यहाँ हो रहा है। आप एगो खाली साइन ओमेगा टी टर्म को लिए तो ग्राफ ये बना, और साइन ओमेगा टी और साइन 3 ओमेगा टी दोनों कंबाइंड लिए तो ग्राफ ये बना। और आगे लोगे तो ग्राफ, चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है इसलिए बुक सब में देखना ना इस सब को एकदम क्लोज। तो लगभग क्या बन रहा है ग्राफ? ऐसे गया और ऐसे गया, ऐसा लगभग बन रहा है, स्क्वायर फॉर्म का बन गया। एकदम बुक में देखिएगा इस बात को, वो लोग बहुत अच्छा से ड्रॉ किए हुए हैं। नहीं समझे बात? इस सब पिक पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर ये सब नीचे आ रहा था तो हम भी एक नीचे लाइन। अब चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज है, थोड़ा बुक में देखना इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन सॉटूथ वेव।
define saw, SAW, saw tooth, TOOTH, define sawtooth wave, घोड़ा के दांत, and find its Fourier series. चलो, ये सब कुछ यूजफुल फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, ऐसा ऐसा फंक्शन। ऐसे तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए कोई भी फंक्शन दे देगा, वो भी काम करेंगे हम लोग आगे अभी इसी चैप्टर में। अभी तो लेकिन जो दो एप्लीकेशन क्लियरली सिलेबस में दिख रहा है उसको कर रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल्स में आएंगे हम लोग। देखो, ए वेव डिफाइंड बाय y बराबर c इंटू 1 माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T फॉर द इंटरवल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन t is called sawtooth wave. इसका जब ग्राफ खींचेंगे ना, ये ग्राफ घोड़ा के दांत की तरह आता है, इसलिए इसका नाम रखा गया था सॉटूथ वेव। इधर y रखोगे, इधर t, तो ये ग्राफ आता है, ऐसे जाएगा स्लैंटिंग लाइन, फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर एक स्लैंटिंग लाइन, फिर एक वर्टिकल लाइन, ऐसे चलता है ये। ट्रायंगुलर वेव भी पढ़ना है, इसलिए इसका नाम ट्रायंगल नहीं देंगे। एगो वेव डिफाइन करेंगे हम लोग, वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक देखोगे ऐसा, इसको ट्रायंगुलर वेव नाम देंगे। इस ट्रायंगल में उस ट्रायंगल में डिफरेंस नहीं है, उसका इसका दोनों लाइन स्लैंटिंग लाइन है, उसका एक लाइन स्लैंटिंग एक लाइन, बट तो चूंकि दोनों स्टडी करना है इसलिए उसका एक स्पेशल नाम देखा, क्या, सॉटूथ। वो नहीं पढ़ना रहता तो चलो ट्रायंगुलर, या ये नहीं पढ़ना रहता तो उसका नाम ट्रायंगुलर ट्रायंगल दे देते। अब समझ में आया? अब बुक देखना तो ट्रायंगुलर वेव भी डिफाइन किया हुआ मिलेगा, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम रखा सॉटूथ। तो अब पता करें कि इसका फूरियर सीरीज कौन होगा। ये तो एक शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है ना, उस फूरियर सीरीज का जो अभी डिराइव करने जा रहे हैं, नहीं, वो कौन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सब है जिसका समेशन करें तो उसका भी ग्राफ यही बने, वो सीरीज फाइंड करना है आपको। तो ये काम के लिए क्या बोले, पूछने आप A0, AR एंड BR फाइंड कर लो और वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है फूरियर सीरीज का उसमें डाल दो। तो लिखिए, टू फाइंड A0, A0 का एक्सप्रेशन याद करो, 1/t इंटीग्रल 0 to t y dt। अच्छा देखिए, यहां पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, 0 to कैपिटल T इंटरवल में एक सिंगल फंक्शन है, नहीं, यहां पर 0 to कैपिटल T में एक सिंगल फंक्शन है, तो इसलिए यहां पर इंटीग्रेशन को थोड़ी तोड़ेंगे, यहां तोड़ने की जरूरत नहीं इंटीग्रेशन को, समझ गए ना। डायरेक्ट y को ये यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इंटीग्रेशन तो तब तोड़ना जब अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन डिफाइन हो। 1/t और y की जगह वो c इंटू 1 माइनस t बाई कैपिटल T इंटू dt, 0 टू कैपिटल T।
c को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन 0 to t माइनस यहां से 1/t कैपिटल T बाहर आएगा, इंटीग्रेशन t dt 0 to कैपिटल T। हो गया। अब चलो इसको सॉल्व करो। तो ये y बराबर हो जाएगा c/t। अच्छा, पहला इंटीग्रल का इंटीग्रेशन t आ जाएगा और दूसरा इंटीग्रल का इंटीग्रेशन आ जाएगा t² ना, एक टी कैंसिल, दैट इज t/2 यानी c/2 आया। यहां भी a0 बराबर c/2 ही आया। अब चलो AR फाइंड करने। नाउ फाइंड AR। AR का फॉर्मूला 2/t इंटीग्रल ऑफ y sin r ओमेगा t dt 0 to t अब इसमें y का वैल्यू डालिए। y बराबर c इंटू 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी इंटू आगे क्या है, आगे साइन r ओमेगा t dt 0 to t, c को बाहर कर लो 2c/t। और इस इंटीग्रेशन को दोनों के लिए अलग अलग, एक आएगा आपको क्या, एक आएगा सिंपली इंटीग्रल ऑफ साइन r ओमेगा t dt 0 to t, और एक आएगा क्या 1/T इंटू इंटीग्रल ऑफ t साइन r ओमेगा t dt 0 to T। ये इंटीग्रल थोड़ा लंबा जाएगा। एक बात थोड़ा सा शॉर्ट कर ले हम लोग, ये इंटीग्रल तो बिना सॉल्व करके 0 लिख देंगे। ये बताए हुए हैं ये बात कि साइन r ओमेगा टी हो या कॉस r ओमेगा टी 0 to t लिमिट में उसका इंटीग्रल कितना 0। ये फूरियर सीरीज जब कर रहे थे उस समय ये कुछ इंटीग्रल बगल में लिखे थे, ये 0 ओनली उसको सॉल्व करना है, उसको इधर ले आइए, दैट इज ये -2c/t², और ओनली इंटीग्रेशन करना होगा t साइन r ओमेगा t dt का 0 to t। अब इसको ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे हम लोग, u इंटू भी मॉडल का इंटीग्रल है, u इंटू भी मॉडल इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये फॉर्मूला लिख दें क्या, ये u इंटू भी मॉडल का इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला होता था, ये होता था u को रख के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन का होल का फिर से क्या, फिर से इंटीग्रेशन, ये होता था। ये u इंटू v का इंटीग्रेशन। एक और टेक्निक है,
बताएंगे इसी चैप्टर में, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बताएंगे। ये करोगे तो ये -2c/t को आप रख लीजिए। अब इधर आइए, चलो अप्लाई करते हैं हम इसको। u को रखना है, अब v का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस u को डिफरेंशिएट करना है और v को इंटीग्रेट करना है। ये काम किया हुआ हो जाए तो फिर पूरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और लिमिट की बात करोगे तो इस इंटीग्रल में अलग से लिमिट डाल लेना 0 to t, इस इंटीग्रल में अलग से लिमिट डाल लेना 0 to t। ये इंटीग्रल में मत डालना, ये इनडिफिनिटी होगा, है ना। ये पूरे में लिमिट डालना है 0 to t, इस पूरा में लिमिट डालना है 0 to t। लिमिट के लिए दिए हैं सर, ये ना लिमिट डालने के लिए घेरे हैं उसको। अरे नहीं करते हो एक्स का पर लिमिट डालते, ऐसे नहीं करते हो x बराबर a to b, वो वाला लाइन है वो। चलो इसका लिमिट सॉल्व करें। -2c/t, t और साइन ओमेगा टी का -cos r ओमेगा t बाई r ओमेगा, और इसमें पूरे में लिमिट डालना है 0 to t। फिर यहां ये माइनस इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल, ये वाला, और dt/dt1 साइन r ओमेगा t का माइनस cos r ओमेगा t बाई r ओमेगा इंटू dt, ये हुआ। फिर अगला स्टेप ये -2c/t, और 1 मिनट, ठीक है, ये दोनों r ओमेगा को बाहर कर लें, नहीं यहां पर -t cos r ओमेगा t, लिमिट 0 to t, और ये माइनस माइनस प्लस, cos r ओमेगा t का करोगे इंटीग्रेशन ना, फिर आ जाएगा साइन r ओमेगा t बाई r ओमेगा। एक r ओमेगा तो बाहर कर चुके हैं हम लोग। तो सुनो एगो बात, अब ये जो है, ये जब लिमिट डालिएगा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों में 0 आ जाएगा। ये दोनों में 0 आ जाएगा। अपर लिमिट डालिएगा फिर भी 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट डालिएगा। साइन कोई भी पाई, t मतलब 2 पाई डाल रहे हैं ना, यहाँ 2 पाई आकर करेगा ना, 2r पाई, क्या साइन 2r पाई आकर करेगा जब इसका वैल्यू डालिएगा तो। और साइन 2r पाई ऑलवेज, चाहे इवन हो r या चाहे ऑड हो। जी साइन जी टी की जगह जब 0 डालोगे तो साइन 0 तो ऑलवेज 0। ये टर्म हमेशा 0 रहेगा आपका, ये पूरा टर्म ऑलवेज 0, इस लिमिट में भी, इस लिमिट में भी। इसको ओनली सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने में ये माइनस माइनस प्लस 2c/ कैपिटल T की जगह फिर 2 पाई बाय ओमेगा डाल लेना इंटू r ओमेगा। अब यहां लिमिट डाल रहे हैं, एक बार t की जगह अपर लिमिट डाल रहे हैं हम लोग। एक काम करो तो ये 2 बाय, इस t को t ए रहने दो, इसका वैल्यू मत डालो। इस स्मॉल t की जगह कैपिटल T और यहां भी कैपिटल T, तो ये cos 2r पाई बनेगा।
अब फिर माइनस देके इस टी की जगह 0, ये 0 हो जाएगा। हाँ, अरे ये 0 का देखो ना, ये टी की जगह 0 डाले तो 0 इंटू समथिंग, क्या सारा 0। और सुनो, cos 2r पाई ऑलवेज 1, चाहे r ऑड हो या इवन हो। r ऑड हो चाहे इवन हो, ऑलवेज 1। cos 2r पाई ना, r ऑड डालिएगा तो क्या होगा, 2 पाई 3 पाई 6, हमेशा इवने पाई आएगा cos 2 पाई। अरे 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इवन पाई ना हुआ, चाहे r ऑड हो चाहे इवन हो। मेरा ये कहना है 2r तो ऑलवेज इवन ना होगा। हाँ, cos इवन पाई ऑलवेज 1 होता है। यानी ये क्या निकला, 2c/t इंटू आर ओमेगा इंटू टी, ये तो 1 हो गया। टी कैंसिल, दैट इज 2c/, लेकिन ध्यान देखो यहां का AR, यहां का AR निकल के आ रहा है कितना, 2c/r ओमेगा, लेकिन सभी r के लिए और ऑल r के लिए। उस पिछला क्वेश्चन में भी AR इतने ही आया था, लेकिन वो किसके लिए, वो ओनली ऑड r के लिए नहीं। और यहां भी AR उतने ही आया, लेकिन वो सब r के लिए संभव है। और सब के लिए देखो ना, ये cos 2r पाई बराबर 1 ऑलवेज। BR, आप BR निकाल के देखना, वो 0 आएगा यहां भी, वो आप घर पर चेक करना BR को। इसी तरह से इंटीग्रेशन करना होगा। तो टू फाइंड BR की बात करोगे, फॉर ऑल आर, तो अब चलो फूरियर सीरीज लिख रहे हैं। दस फूरियर सीरीज y बराबर a0 प्लस सिग्मा AR साइन r ओमेगा t। और अभी BR अभी 0 ही बोल रहे हैं, तो वो कॉस वाला टर्म यहां भी 0, यानी इसका फूरियर सीरीज में कॉस टर्म नहीं रहेगा। A0 का वैल्यू डालो c/2, A1 का वैल्यू डालिए 2c/पाई साइन 1 ओमेगा t। A2 का वैल्यू डालिए 2c/2 पाई साइन 2 ओमेगा t। A3 का वैल्यू 2c/3 पाई साइन 3 ओमेगा t एंड सो ऑन। रहने दिया जाए।